नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस टिप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम टॉप 10 करंट अफेयर्स क्विज का डे 3 कंप्लीट करेंगे तथा डे 3 में हम टॉप 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स जो हैं, जैसे यूपी पीसीएस 2020 का एग्ज़ाम, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आरओ की जो परीक्षा होने वाली है, उन सभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं 2019 और 20 के, उन सभी को हम कवर करेंगे। दोस्तों, हम डे बाय डे करके उन सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप तक पहुंचाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हमारी वीडियो के साथ आप डेली बने रहिए। डेली बेसिस पे हम आपको 10-10 क्वेश्चंस करके पूरे जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे 2019-20 के, उन सभी को हम कंप्लीट कराएंगे। तो हमारी वीडियो के साथ आप डेली बने रहिए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि डे 3 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न है जिसको सम्मिलित किया गया है। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में जो कछुआ पुनर्वास केंद्र है यह कहाँ खोला गया है, तो बिहार के भागलपुर में। तो आप इसे याद रखिएगा, बिहार के भागलपुर में जो है कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है। इसके साथ ही बिहार के भागलपुर में ही जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी, यानी कि डॉल्फिन रिसर्च ऑब्जर्वेटरी जो है यह भी खोली जा रही है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये दोनों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इन दोनों का आप याद रखिएगा। बिहार का जो भागलपुर है यहाँ पे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है और दूसरा क्या है, यहीं पे कछुआ पुनर्वास केंद्र भी खोला गया है। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों जो हैं कछुआ पुनर्वास केंद्र और जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये बिहार के भागलपुर में खोले गए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ हाथियों से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसे भी आपको याद रखनी पड़ेगी। पहले न्यूज़ क्या है, हाथियों का पहला अस्पताल कहाँ बनाया गया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाथियों का जो पहला अस्पताल है वह बनाया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है हाथियों का पहला अस्पताल बनाया गया है। और एक चीज़ और जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, दूसरी क्या है कि हाथियों का पहला पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। हाथियों का जो पहला अस्पताल है वह मथुरा में खोला गया उत्तर प्रदेश के, और जो हाथियों का पहला पुनर्वास केंद्र है वह केरल के कोट्टूर जिले में खोला गया। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि पहला जो हाथियों का अगर पुनर्वास केंद्र पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा, हाथियों का जो पहला पुनर्वास केंद्र है वह केरल के कोट्टूर में खोला गया है, और हाथियों का जो पहला अस्पताल है वह उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया है। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। तो आपको पता होगा कि हाल ही में जो रिलायंस जियो है उसने अपनी बहुत सारी जो हिस्सेदारी है अलग अलग कंपनियों को बेची है। तो टोटल 5 से 6 कंपनियां हैं जिन्होंने हाल ही में रिलायंस जियो में अलग अलग हिस्सेदारी खरीदी है। तो इन सभी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें से जो सबसे बड़ी कंपनी है फेसबुक, उसने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी है 9.9% रिलायंस जियो में। तो आप इसे याद रखिएगा। उसके साथ सिल्वर लेक कंपनी ने भी 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है जियो में। उसके बाद विस्टा इक्विटी नामक कंपनी ने भी 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है। उसके बाद जनरल अटलांटिक ने भी जो है 1.34% की हिस्सेदारी खरीदी है। उसके बाद केकेआर कंपनी ने भी 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो इतनी 5 से 6 कंपनियां महत्वपूर्ण कंपनियां जिन्होंने हाल ही में रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदी है, इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने नूर नामक अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में नूर नामक जो पहला सैन्य उपग्रह है, जो मिलिट्री उपग्रह है, यह लॉन्च किया गया ईरान के द्वारा। तो यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। हाल ही में ईरान ने अपने देश का पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया नूर नाम से, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। नूर नामक जो पहला सैन्य उपग्रह है यह लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा हाल ही में ईरान ने जफर नामक सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जफर नामक जो सैटेलाइट है, जफर नामक जो उपग्रह है, इसको भी हाल ही में ईरान ने लॉन्च किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ईरान
जो है इसने अपनी करेंसी को बदल दिया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इससे पहले ईरान की जो मुद्रा थी ऑफिशियल वह थी रियाल, क्या थी? तो इससे पहले ईरान की जो करेंसी थी, मुद्रा थी, वह थी रियाल, परंतु ईरान ने अपनी नई करेंसी रियाल की जगह बनाई है टोमन। क्या है? तो जो टोमन है यह ईरान की नई करेंसी है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ईरान की जो नई करेंसी की वह क्या बनी है? टोमन। इससे पहले क्या थी? इससे पहले रियाल थी ईरान की करेंसी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं एक टोमन की अगर हम बात करें तो एक टोमन कितने के बराबर होता है? तो एक टोमन जो है वह 10,000 रियाल के बराबर होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ जो ईरान देश है उसने 100 भाषा बोलने वाला एक रोबोट लॉन्च किया जिसका नाम है सुरैना। सुरैना जो रोबोट है यह बनाया गया है ईरान देश के द्वारा, तथा यह जो रोबोट है यह 100 भाषाएं बोल सकने में सक्षम है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ईरान में ही है चाबहार बंदरगाह, जिसको हम बोलते हैं शहीद बेहस्ती बंदरगाह। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो ईरान देश है, ईरान में ही है चाबहार बंदरगाह, जिसको हम बोलते हैं, इसका अन्य नाम इसका है चाबहार बंदरगाह का शहीद बेहस्ती बंदरगाह। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने पंजाब के कासोवल इनक्लेव को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए किस नदी पर पुल बनाया है? तो जो हमारा सीमा सड़क संगठन है, जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पंजाब के कासोवल इनक्लेव को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए रावी नदी पर पुल बनाया है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि रावी नदी पर। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में टॉम एंड जेरी के निर्देशक का निधन हो गया है, इनका नाम आपको बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो टॉम एंड जेरी के निर्देशक थे जीन डाइच। क्या नाम था इनका? तो टॉम एंड जेरी के निर्देशक थे जीन डाइच, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। तथा यह जो टॉम एंड जेरी शो है इसके लिए इनको ऑस्कर भी दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो जॉन डाइस थे टॉम एंड जेरी के निर्देशक, इसके लिए इनको जो है दिया गया था ऑस्कर पुरस्कार। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो अवेंजर्स मूवी की सीरीज है वह जो मार्वल किताब पे बनती है, मार्वल जो नॉवेल है, मार्वल नावक, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक थे स्टैन ली। इनका भी निधन हो गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस 2020 कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष जो विश्व पुस्तक दिवस है वह मनाया जाता है 23 अप्रैल के दिन। तो आप इसे याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल के दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। तथा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, 23 अप्रैल के दिन ही जब विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है उसी दिन अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। जिससे भी आप याद रखिएगा 23 अप्रैल के दिन अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। जिसे भी आप याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 23 अप्रैल के ही दिन मनाया जाता है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तथा जो विश्व पुस्तक दिवस है वह भी 23 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। तथा 2020 के लिए जो विश्व पुस्तक राजधानी है वह किसे डिक्लेयर किया गया? तो कुआलालंपुर को। किसको? तो कुआलालंपुर को जो है 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी डिक्लेयर किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में खल्तमागिन बलतुगा भारत आए थे, वे निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में खल्तमागिन बलतुगा भारत आए थे, वे निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं मंगोलिया के, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। ये मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं खल्तमागिन बलतुगा, ये हाल ही में भारत आए थे। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, मंगोलिया। अब ये मंगोलिया के राष्ट्रपति थे। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। क्या है? तो उलान बटोर जो है यह मंगोलिया की राजधानी है। तथा मंगोलिया की ऑफिशियल करेंसी क्या है? तो टोगरोग। क्या है? तो टोगरोग जो है मंगोलिया की ऑफिशियल मुद्रा है। तथा यहाँ पे एक डेजर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। क्या है?
तो गोबी जो रेगिस्तान है यह मंगोलिया में ही पड़ता है तथा यह एक शीत रेगिस्तान यानी कि यह एक कोल्ड डेजर्ट है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। क्या है? यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव और रूस की राजधानी है मॉस्को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश में चक्री वंश राज करता है, यानी किस देश में चक्री वंश का शासन चलता है? तो चक्री वंश का जो शासन है यह थाईलैंड में चलता है, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। थाईलैंड में चक्री वंश राज्य करता है। अब चक्री वंश चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में चक्री वंश की जो महारानी थी महाचक्री सिरिनधौन, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। चक्री वंश की महारानी थी, इनका नाम था महाचक्री सिरिनधौन। तो ये हाल ही में भारत आई थी तथा ये चक्री वंश की महारानी है, तो इसी कारण से ये चक्री वंश न्यूज में था। तथा ये भारत में कहाँ आई थी? तो ये IMA देहरादून गई थी। कहाँ? तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, वहीं पे गई थी थाईलैंड की महारानी महाचक्री सिरिनधौन। तथा एक किस वंश से संबंधित है? तो चक्री वंश से। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने गीता सबरवाल को निम्न में से किस देश में अपना अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने निम्न में से किसे, मतलब निम्न में से जो है कौन सा देश है जहाँ पे गीता सबरवाल को अपना अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थाईलैंड में जो है यूनाइटेड नेशन की अस्थायी प्रतिनिधि बनाई गई हैं गीता सबरवाल, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। तथा एक चीज़ और आप याद देखिएगा, यूनाइटेड नेशन में हाल ही में भारत के कौन अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एस तिरुमूर्ति, ये नाम आप कभी मत भूलिएगा। एस तिरुमूर्ति जो हैं ये यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे सैयद अकबरुद्दीन। तो उनका जो कार्यकाल खत्म हो गया, इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद एस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, एस तिरुमूर्ति। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य का जो बजट है सबसे पारदर्शी है, यानी वह कौन सा भारतीय राज्य है जो सबसे पारदर्शी बजट बनाता है? तो सबसे ज़्यादा पारदर्शी बजट बनाता है असम। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया है कि भारत का जो असम राज्य है वह सबसे ज़्यादा पारदर्शी और शुद्ध बजट बनाता है। तो असम इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर कर लिया है डे 3 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।